गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट हमने जो टॉपिक किए थे वो थे आपके मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ गैमीट्स के बारे में। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो मेल एंड फीमेल में इन ह्यूमन केस किस तरीके से गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर भी आप याद रखिए, इनके लिए भी इनकी मदर सेल्स होती हैं। आपको याद होगा फ्लावरिंग प्लांट में होती थी, सेम उसी तरीके से इनके पास भी मदर सेल्स होती हैं, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर्स की। अगर आप देखेंगे, बात करेंगे, मेगा वर्ड किसके लिए यूज़ होता था? मेगा वर्ड यूज़ होता था फीमेल के लिए। तो जो आपकी फीमेल है उनके लिए सेल्स होती हैं उगोनिया। उगोनिया होती है और आप इसको सिंगुलर बुला सकते हैं उगोनियम। फीमेल के केस में सेल होती है आपकी स्पर्मेटोगोनियम और सिंगुलर आप इसे ये सिंगुलर है, प्लूरली आप इसे बुलाएंगे स्पर्मेटोगोनिया। These are the two cells in case of female, in case of male, जो एज अ मदर सेल एक्ट करती है। तो अगर हम गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस को देखें तो गैमेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है इसके अंदर आपके 3 फेज आते हैं। पहला फेज होता है मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, ये जो आपकी मदर सेल्स हैं उनमें डिवीज़न होगा। वो डिवीज़न होगा माइटोटिकली डिवीज़न, यानी कि इक्वल डिवीजन्स होगा, न्यू सेल्स बनेंगी। आफ्टर दैट ग्रोथ फेज आता है। ग्रोथ फेज में क्या होता है, जो सेल्स बन चुकी हैं वो सेल्स का साइज़ में चेंज आएगा, साइज़ इनलार्ज होगा, साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, जो साइज़ होगा सेल का वो बढ़ेगा। लास्ट आता है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में क्या होता है, जो सेल्स का साइज़ इनलार्ज हो चुका है, बढ़ चुका है, उनके अंदर मियोसिस होने स्टार्ट हो जाती है। मियोसिस कौन सी डिवीज़न होती है? मियोसिस होती है रिडक्शन, यानी कि हाफ नंबर हो जाता है। यहाँ पर एक बात और आप याद रखेंगे, मल्टीप्लिकेशन फेज के टाइम पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, ग्रोथ फेज के टाइम पे भी 46, लेकिन मैच्योरेशन फेज में जब मियोसिस होना स्टार्ट हो जाता है तब यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स हो जाती हैं हाफ, 23, क्योंकि आपको पता है गैमीट्स में नंबर ऑफ सेल्स हाफ ही होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस इन मेल और फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इन मेल। उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल, इट इज़ कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये प्रोसेस कहाँ पे होती है? ये प्रोसेस हमने पहले भी बात की थी। ये प्रोसेस होती है आपकी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, ये प्रोसेस होती है। एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये आपका सेक्शन है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का। ये इसकी सेल्स थी, आपको याद होगी, सेरोटॉयल सेल्स, लाइडिंग सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स। तो ये जो आपकी लाइनिंग से बिल्कुल टच है ये है स्पर्मेटोगोनियम। यही आगे डिवीज़न करके आपकी न्यू सेल्स बनती चली जाएंगी। तो चलिए इस प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। तो एक जनरल व्यू देख लेते हैं, फिर हम डिटेल में बात करेंगे। ये प्रोसेस कब स्टार्ट होती है? मेल के केस में ये प्रोसेस प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट हो जाती है। प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होती है। जो स्पर्मेटोगोनिया होता है उनमें मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई होंगी सेल्स बाय माइटोसिस के ज़रिए, जिससे क्या होगा, जो नंबर ऑफ सेल्स है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। अब इन्हीं स्पर्मेटोगोनियम से जो सेल बनेगी वो होगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस फर्स्ट होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगी। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जब बनेगी वो होगी हैप्लॉइड, यानी कि नंबर हाफ हो जाएगा, 23। ये 46 है, स्पर्मेटोगोनिया भी 46 है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगी, फिर स्पर्मेटिड्स बनेंगी, ये भी हैप्लॉइड सेल्स है। स्पर्मेटिड्स के बाद स्पर्मियोजेनेसिस होती है। स्पर्मियोजेनेसिस होता क्या है? स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना। स्पर्मेटोजोआ की जो फॉर्मेशन होती है फ्रॉम स्पर्मेटिड, उसे आप बोलते हो स्पर्मियोजेनेसिस। और लास्ट में स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या होता है? रिलीज ऑफ स्पर्म। जब स्पर्म रिलीज होते हैं फ्रॉम द
सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स, उस प्रोसेस को आप बोलते हैं स्पर्मिएशन। इसका डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है और जो आपको नोट्स भेजे थे उसमें भी ये है। प्यूबर्टी के टाइम पे ये जो आपकी स्पर्मेटोगोनिया है, सेल्स हैं, उनमें डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगा। ये आपकी एक सेल है यानी कि स्पर्मेटोगोनियम है, इसमें डिवीज़न हो रहा है, माइटोटिकली डिवीज़न हो रहा है। तो इक्वल, अगर इस सेल में 46 क्रोमोसोम थे, जो न्यू सेल्स फॉर्म होंगी उनमें भी 46 क्रोमोसोम होंगे। इस तरीके से आपकी इस तरीके डिवीज़न हो रही है। फिर आपकी पहली जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म होगी वो, उसके पास भी 46 क्रोमोसोम होंगे। इसके बाद डिवीज़न स्टार्ट होती है मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, 2 डिवीज़न होती हैं। तो इस डिवीज़न में जो इनका सेल्स है उनका नंबर हाफ हो जाता है, 23। मियोसिस सेकंड के बाद आपको जो सेल्स मिलती हैं उन्हें आप बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। दीज आर द स्पर्मेटिड्स। और स्पर्मेटिड्स का कन्वर्ट होना टू स्पर्मेटोजोआ, इट इज़ कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। और इन स्पर्म्स का रिलीज होना फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, इस प्रोसेस को आप कहते हैं स्पर्मिएशन। तो इट इज़ द डायग्राम ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब ये जो चेंजेस आ रहे हैं या फिर फॉर्मेशन हो रही है या फिर जो आपकी सेल्स हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, उनका फंक्शन है, उनको कंट्रोल किया जाता है बाय द हार्मोन। तो इसमें कुछ हार्मोन्स का रोल है। दीज आर द फ्लो चार्ट। हाइपोथैलेमस जो आपकी ब्रेन में होता है, फोर ब्रेन का पार्ट है, वो क्या करता है, ये आपके गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है उसको स्टिमुलेट करता है। उससे एंटीरियर पिट्यूटरी जबकि ब्रेन में सिचुएटेड होती है मास्टर ग्लैंड, वो 2 हार्मोन रिलीज करती है, FSH और LH। LH को आप ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन हार्मोन्स के बारे में आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। जो आपका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये सेरोटोनिन सेल्स पे काम करता है। आपको याद होगा इन सेल्स का काम क्या होता था, इन सेल्स का काम होता था नरिशमेंट प्रोवाइड करना, और ये स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करते हैं यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स में। दूसरी तरफ लाइडिंग सेल्स, LH क्या करेगा, ये लाइडिंग सेल पे एक्ट करेगा। ये किस में मदद करती हैं, हार्मोन एंड्रोजन जो हार्मोन होता है उसकी सिंथेसिस में ये मदद करती हैं। साथ ही साथ ये भी स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करती हैं। तो ये आपका हार्मोनल कंट्रोल है जो कि प्ले करता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, या फिर ये कह सकते हैं कौन से हार्मोन हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस को अफेक्ट करते हैं। सो दीज आर द हार्मोन विच अफेक्ट स्पर्मेटोजेनेसिस। दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस आती है हम बात कर लेते हैं oogenesis के बारे में। जो oogenesis है बच्चे, यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट है। हमने बात करी थी अभी जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो तो स्टार्ट होती है प्यूबर्टी के टाइम पे, लेकिन अगर हम बात करें oogenesis की, oogenesis यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एग या ओवम कहें हम, फ्रॉम जो इसकी मेगा मदर सेल्स हैं उनसे, यानी कि उगोनिया है, मेगा मदर सेल्स सिंगुलर को हम उगोनियम कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो इनकी फॉर्मेशन कब स्टार्ट होती है, इनकी फॉर्मेशन जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है। जब एक गर्ल अपनी मदर के वॉर्म में होती है, गर्भ में होती है, उस टाइम उसे हम फीटस कहते हैं। तो जब वो फीटस लाइफ जी रही होती है अपनी मदर वॉर्म में, उस टाइम पे ये प्रोसेस स्टार्ट होती है और उगोनिया की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है जन्म से पहले। जितने भी उगोनिया फॉर्म होने होंगे वो जन्म से पहले फॉर्म हो जाते हैं, उसके बाद कोई भी उगोनिया फॉर्म नहीं होता है। अब ये जो उगोनिया फॉर्म हुए हैं आपके, ये प्यूबर्टी तक आते आते इनका जो नंबर है वो लेस होता चला जाता है। प्यूबर्टी तक आते आते ये इनका नंबर धीरे धीरे लेस होता चला जाता है, ये डीजनरेट होते चले जाते हैं हम कह सकते हैं। तो जन्म आफ्टर बर्थ कोई भी उगोनिया फॉर्म नहीं होता है और प्यूबर्टी अटेन करने वक्त इनका जो नंबर है वो भी कम होता चला जाता है। फिर आप कुछ चेंजेस देखेंगे जो होगा, ये जो भी सारी प्रोसेस है ये होती है इनसाइड द ओवरी, ओवरी में होती है। oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस आपकी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में हो रही थी, ये आपकी ओवरी में हो रही है। तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप देखेंगे कि जन्म के बाद प्राइमरी oocytes फॉर्म होनी शुरू हो जाएगी। प्राइमरी oocyte क्या करेगी,
ओगोनिया से प्राइमरी oocyte फॉर्म हुई है, इस प्राइमरी oocytes के चारों ओर फॉलिकल्स फॉर्म होनी शुरू हो जाएंगे, जिन्हें आप बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल्स के भी सराउंडिंग में और ज़्यादा फॉलिकल्स फॉर्म होने शुरू होंगे, जिन्हें आप बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल्स। सेकेंडरी फॉलिकल्स को फिर और सराउंड करेंगे टर्शरी फॉलिकल्स। अब ये जो टर्शरी फॉलिकल जब फॉर्म होते हैं, उस वक्त जो आपकी ये प्राइमरी oocytes थी, उसके अंदर जो कैविटी प्रेजेंट होती है, फ्लूइड, उसे आप बोलते हैं एंट्रम। एंट्रम इज़ अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी। अब जो आपकी टर्शरी फॉलिकल है की फॉर्मेशन के बाद प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी oocyte में, और एक पोलर बॉडी भी बनती है। यहाँ पर जो डिवीज़न होता है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी फॉलिकल, ये अनइक्वल डिवीज़न होता है। जो सेकेंडरी oocyte है ये साइज़ में लार्ज होती है, इसके पास न्यूक्लियस भी होता है, जबकि फर्स्ट पोलर बॉडी स्मॉल होती है और ये आगे चलकर डीजनरेट हो जाती है। अब जो आपकी सेकेंडरी oocyte बनी है, इसके सराउंडिंग में ग्रेफियन फॉलिकल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। ग्रेफियन फॉलिकल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। अब होता क्या है, इसके बाद जो स्टेप आता है वो होता है रिलीज ओवा, यानी कि ओवा रिलीज होता है। यहाँ पर आप याद रखेंगे, ह्यूमन की केस में जब ओवा रिलीज होता है तो वो एज अ सेकेंडरी oocyte ही रिलीज होता है। एज अ सेकेंडरी oocyte ही वो रिलीज होता है। जब स्पर्म और ओवा, जो कि एज अ सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ है, का फर्टिलाइजेशन होता है या फिर आपस में वो फ्यूज़ होते हैं, उस वक्त जो स्पर्म की एंट्री है वो सेकेंडरी oocyte को एक तरीके से बूस्ट अप करती है या ट्रिगर अप करती है, ताकि वो अपनी डिवीज़न कंप्लीट कर सके और न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो सके। तो रिलीज ऑफ ओवा जब होता है तो वो एक सेकेंडरी oocyte होता है, और जिसको आपका जो स्पर्म गैमीट है वो मदद करता है कंप्लीट करने में इस प्रोसेस को एट द टाइम ऑफ फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। जैसे ही ओवा रिलीज होता है तो ये फॉलिकल्स रह जाती हैं पीछे। तो ये जो मास ऑफ सेल्स फॉर्म इन ओवरी आफ्टर रिलीज ऑफ ओवा, उसको आप बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटम। ये येलो कलर का होता है, और इसके जब सिक्रीशन होता है तो जो आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है उसका सिक्रीशन भी बढ़ जाता है। चलिए इसका डायग्राम देख लेते हैं आपकी बुक में। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ oogenesis। तो इसमें आप देखिए, oogonia फीटल लाइफ है। ये फीटल लाइफ के टाइम पे ही माइटोसिस स्टार्ट हो गई है। जितने भी oogonia फॉर्म हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ फीटल लाइफ के टाइम पे ही फॉर्म होंगे। उसके बाद कोई भी न्यू oogonia या फिर न्यू सेल फॉर्मेशन नहीं होती है। oogonia से प्राइमरी oocyte बनता है। जैसे ही प्राइमरी oocyte बनेगा, आपकी meiosis स्टार्ट हो जाएंगी। meiosis फर्स्ट एंड meiosis सेकंड स्टार्ट हो जाएगी आपकी, और बर्थ, चाइल्डहुड, प्यूबर्टी, इस टाइम तक ये आपका ग्रोथ फेज है एक तरीके से। इसके अंदर चेंजेस आते रहेंगे। चेंजेस क्या, फॉलिकल्स की सराउंडिंग होनी शुरू हो जाएगी और सेकेंडरी oocyte बनेगा। जब सेकेंडरी oocyte बनता है तो अनइक्वल डिवीज़न होती है। अनइक्वल डिवीज़न किस तरीके से हो रही है, जो सेकेंडरी oocyte बनता है वो लार्ज होता है, और जो इसके साथ पोलर बॉडी बनती है वो स्मॉल इन साइज होती है। फिर इससे आगे चलकर जो डिवीज़न होता है और आपकी सेकंड पोलर बॉडी बनती है, ओवम बनता है, जो एज अ सेकेंडरी oocyte ही है फ़िलहाल, वो फॉर्म होता है। इसका एक डायग्राम ओवरी में देखते हैं। ये देखिए, ये आपकी oogonia है जो जन्म से पहले फॉर्म हो चुकी है, उनसे प्राइमरी oocyte बना है। प्राइमरी oocyte के चारों ओर ये जो फॉलिकल्स आप देख रहे हो, ये प्राइमरी फॉलिकल्स हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स के बाद आप ये देख रहे हैं एक और लेयर फॉर्म हो गई है सेकेंडरी। सेकेंडरी के बाद आप देख रहे हैं और भी लेयर्स फॉर्म होनी शुरू हो गई हैं ज़्यादा। ग्रेफियन, ये जो आप देख रहे हैं फॉलिकल स्ट्रक्चर, ये है टर्शियरी, और इसके अंदर ये जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है इसे आप बोलते हैं एंट्रम। फिर ग्रेफियन फॉलिकल्स फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाती हैं, और उसके बाद ओवा रिलीज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी oocyte। जैसे ही ओवा रिलीज हो जाता है, ये जो मास ऑफ सेल्स रह जाती हैं येलो इन कलर, इसको आप बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटम। इसका भी बहुत मेन फंक्शन होता है, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन की वजह से हार्मोन जो प्रोजेस्टेरॉन है उसका सीक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ ये प्रेगनेंसी को भी फेवर करते हैं एक तरीके से। तो ये था आपका
ओवरी में किस तरीके से चेंजेस आते हैं, सेल्स के नंबर में क्या चेंजेस आते हैं, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ओगोनिया बर्थ से पहले फीटल लाइफ में फॉर्म होती हैं, उसके बाद इसमें माइटोसिस डिवीज़न होता है, और जैसे ही बर्थ होता है प्राइमरी oocytes की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। प्राइमरी oocyte ही रहता है जब तक प्यूबर्टी नहीं आती है, एज अ प्राइमरी oocyte ही वो सेल अपने आप को क्या करती रहती है, बढ़ाती रहती है इन साइज़ में। फिर आफ्टर प्यूबर्टी डिवीज़न स्टार्ट होती है एक तरीके से, और सेकेंडरी oocyte की आपकी फॉर्मेशन होती है फ्रॉम द प्राइमरी oocyte। जो आपका सेकेंडरी oocyte बनता है वो एक अनइक्वल डिवीज़न है, एक लार्ज सेल और एक स्मॉल सेल बनती है, फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte। फिर इनसे भी डिवीज़न होता है सेकेंडरी पोलर बॉडी का, और एक ओवम जो एज अ सेकेंडरी oocyte आपकी ओवरी से रिलीज होता है। तो ये था आपका oogenesis। इसके बाद हम इसमें देखते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कह सकते हैं, या फिर कौन कौन से हार्मोन हैं जो इस प्रोसेस में काम करते हैं। सेम ही है, हाइपोथैलेमस के रिगार्डिंग गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी को एक तरीके से स्टिमुलेट करता है ताकि वो FSH और LH रिलीज़ कर सके। जहाँ पर FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यहाँ पर आप फॉलिकल से याद रखेंगे कि इसका काम होता है ग्रेफियन फॉलिकल्स की ग्रोथ में मदद करना, मैचुरेशन ऑफ ओवम में ये हेल्प करता है। साथ ही साथ एस्ट्रोजन हार्मोन उनकी जो कि सिक्रीशन में भी ये मदद करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बिफोर द ओव्यूलेशन, ओवा रिलीज होने से पहले ज़्यादा होता है, उसके बाद प्रोजेस्ट्रॉन का बढ़ जाता है। दूसरी तरफ जो आपका LH हार्मोन है ये क्या करता है, रिलीज ऑफ ओवम में मदद करता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटम को ये फेवर करेगा, सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, फीटस डेवलपमेंट को भी कंट्रोल करता है, और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है रिलैक्सिन, जिसकी ज़रूरत होती है ताकि जो बच्चे की डिलीवरी है वो इजीली हो सके। तो ये था आपका मेल एंड फीमेल में फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स किस तरीके से होती हैं।